हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी ट्रैक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है। ओके, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन में है समय की, दूरी की, चुंबकीय बल की या ऊर्जा की। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। ओके, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, इसका वन पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ओके, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर 1 पारसेक इक्वल टू, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। एंड अगर पूछे 1 लाइट ईयर मीन्स 1 प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी की इकाई होती है। ओके, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक एंड 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष पूछता है किसकी इकाई है, तो वो दूरी की है। एंड 1 प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछेगा तो लिखिएगा 1.946 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, 10⁻15 मीटर, ये दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, पारसेक दूरी की इकाई है एंड 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर एंड 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के दिनों में पानी का पाइप फट जाता है, क्यों? आपका ऑप्शन में पानी सिकुड़ जाता है, पानी का दाब ज़्यादा होने के कारण, या पानी जमने पे फैलता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी बता रहा हूँ, सर्दियों के दिनों में पानी का पाइप फट जाता है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पे फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। देखिए क्या होता है, सभी पदार्थ तो जो जमता है या उसका जो ठोस होता है तो उसका जो आयतन होता है वो घटता है, लेकिन पानी में इसके विपरीत होता है। ओके, पानी का क्या होता है, पानी पहले क्या होता है, पहले उसका आयतन होता है घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस आने के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस आने के बाद उसका आयतन बढ़ने लगता है। याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है, तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें क्या होता है, पाइप क्या होता है, सर्दियों के दिनों में जो पाइप होता है उसमें पानी क्या होता है, पहले तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो उसका टेम्परेचर और गिरने लगता है, यानी उसका जमाव बिंदु उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो पानी का होता है। ओके, तो इसके बाद उसका आयतन बढ़ने लगेगा, यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका पानी फैलने लगेगा और पाइप फट जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम मीन्स किस में होती है, यानी ऑप्शन में आपका वायु में, जल में, इस्पात में मीन्स स्टील में, या निर्वात में। ओके, तो इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है इस्पात में। मतलब कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, इस्पात ठोस एंड वायु जल में नहीं होती है। ओके, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, और माध्यम इसमें वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं एंड जल के भी दूर होते हैं, ठोस से ज़्यादा दूर होते हैं। एंड इस्पात है, इसमें उसकी कण होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए इसके माध्यम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा होते हैं, ठोस में ज़्यादा ध्वनि की चाल होते हैं।
ओके। अगर आपको कोई भी अगर आंसर आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन में रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्राफ्टन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका राइट आंसर है ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ओके, डॉपलर प्रभाव क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एज एग्जाम्पल, आप किसी प्लेटफार्म पे खड़े हैं, किसी ट्रेन का आप वेट कर रहे हैं, ओके, और इधर से ट्रेन आ रही है, अभी आप यहाँ खड़े हैं, ये आपका प्लेटफार्म है, ओके, और ट्रेन यहाँ से आ रही है। बहुत दूर होती है ट्रेन तो आपको क्या होता है, आवाज़ थोड़ा धीमा सुनाई देता है, ओके। एंड अब जैसे जैसे ट्रेन पास आने लगती है आपको आवाज़ बहुत तेज़ से सुनाई देने लगती है, या कोई गाड़ी है वो पास आती है तो उसका हॉर्न तेज़ सुनाई देता है, और जैसे जैसे आपसे यहाँ से दूर चली गई, यहाँ से निकल गई, उससे से उसका जो आवाज़ होता है वो धीमा होने लगता है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के आधार पर हब्बल ने, ये क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे आप, हब्बल नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो ब्रह्मांड है उसके सभी पिंडे यानी मीन्स जो जितने भी तारे या ग्रह हैं वह एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं, वो डॉपलर प्रभाव के आधार पर ही बताया था। इसे आप लोग भी याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, या 200 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। आपको अगर राइट आंसर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पे उबलने लगता है? देखिए पहाड़ों पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है यानी वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत कम होता है ऊपर, ओके, बहुत कम होता है। अगर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके शरीर पे कोई 10 kg का कोई भार दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप दौड़िए या आप उछलिए, ठीक है, तो आप तो थोड़ा उछल लेंगे। लेकिन अगर आपको वही अगर आपको 20 kg कर दिया जाए या 50 kg कर दिया, जैसे जैसे आपको भार बढ़ाया जाए, आपको बोला जाए जंप करने के लिए, तब नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा ना। तो यही होता है इसमें पानी के साथ। इस क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट देखते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्यों 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे पानी उबलने लगता है। इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से पहाड़ों पे पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है इसमें, पहाड़ों पे वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ पे जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबलने लगता है, ओके। क्यों होता है? क्योंकि उस पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वो उबलने लगता है। जैसे मैंने आपके एग्जांपल से बताया कि आपके ऊपर कोई वेट अगर बढ़ा दिया जाए तो आप नहीं जंप कर पाएंगे, अगर वही घटा दिया जाए तो आप ज़्यादा जंप करेंगे। वही होता है ज़मीन स्तर पे जो नीचेले होती है स्तर, उस पर प्रेशर कम होता है, इसलिए वो जल्दी उबलने लगा, देर से उबलता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। एंड जो पहाड़ होता है उस पर प्रेशर कम होता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो केमिस्ट्री के जो जनक है, ओके, वो कौन है? तो ऑप्शन में लेवाइसियन या मेंडलीव या रदरफोर्ड या मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेवोइसियन, ओके, याद रखेंगे। केमिस्ट्री की खोज लेवोइसियन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन में है रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन या बोहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? शायद आपको मालूम होगा, ईंटा पे नाच, ईंटा पर नाच एक ट्रिक है, ओके। ईंटा पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन एंड
था आप नहीं पढ़ेंगे, था पढ़ेंगे, था। ओके, था से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं किए थे, उसका नामकरण किए थे। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन में रदरफोर्ड ही आता है, प्रोटॉन के अगर बारे में पूछे तो रदरफोर्ड ही आता है, उसका नामकरण पूछता है। ओके, एंड नाच, एन से न्यूट्रॉन एंड च से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड चैडविक। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। ओके, यानी रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो क्या है। ऑप्शन में कैंडिला, क्यूरी, बार या यूनिट। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई होती है वो क्यूरी होता है। ओके, एंड इसका बात की जाए रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, वो था हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल, एक बार बहुत बार पूछे जा चुके हैं रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ओके, सॉरी, हेनरी बैकुरल आप लोग याद रखेंगे रेडियोधर्मिता। एंड इसका अगर पूछे कि अगर रेडियोधर्मिता के नाम कौन रखा था, यानी नामकरण कौन किया था, वो किए थे मैडम क्यूरी। ओके, मैडम क्यूरी, ठीक है, इन्हीं के नाम पे इनका यूनिट भी रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। अगर इसका आपको राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पहले ऑल्टमॉन ने किया था। ओके, ऑल्टमॉन, एंड इसका जो नामकरण था बेंडा ने किया था। बेंडा ने इसका नामकरण किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। ऑल्टमॉन ने बायोप्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रखेंगे आप। ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज करते हैं ऑल्टमॉन, वो स्टार्टिंग में क्या नाम दिए थे, वो दिए थे बायोप्लास्ट। ओके, बायोप्लास्ट। और इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो कोशिका का जो 36 ATP होता है, ATP 36 होते हैं। ओके, उसमें से 34 ATP केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं और ये एनर्जी देते हैं। ओके, कोशिका को, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये भी VVIP क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 सब सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन में केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। ओके, एंड अगर पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो होता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये सब 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज का आपका होमवर्क है कोशिका की खोज किसने किया था। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको याद हो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कोशिका खोज किसने किया था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, 10 क्वेश्चन में कोई हमसे कोई गलती हो गई, कोई एरर हो, तो आप लोग ज़रूर सुझाव दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में ऐसे शानदार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।